चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। टिल नाउ वी हैव सीन द क्वेश्चंस इन विच द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू अस, जिसमें रूट्स ऑलरेडी गिवन थे हमको, हम सिर्फ इक्वेशन में डाल के चेक कर रहे थे वेदर इट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन और नॉट। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम खुद रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ। लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी m² - 14m + 30, m² - 14m - 13 सॉरी +13 इज इक्वल टू 0, और मुझे करना है इसको फैक्टराइज। अब फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि मुझे इस क्वाड्रेटिक रूट्स इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन का मेथड का मतलब होता है मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अब इसका एक सिंपल तरीका होता है, व्हाट इज दैट, इसके जो मिडिल टर्म होती है, जो m की जो टर्म होती है वो क्या है 14, मैं उसको इस तरीके से स्प्लिट करता हूं दैट उसका एडिशन या उसका सब्ट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू दिस, सॉरी 14, और इसका मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू 13। मतलब कि मैं 14 को ऐसे स्प्लिट करूंगा कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन फिर से 14 आ जाना चाहिए, लेकिन जब वो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होगी तो इट शुड गिव मी 13। ओके, तो अब उसके लिए मैं सबसे पहले 13 को फैक्टराइज करूंगा। 13 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाता है 13 वन जा सॉरी क्या, तो 13 और 1 एक ही टर्म आई। मैं 13 + 1 कितना होता है 14, बट आई नीड अ माइनस साइन, सो व्हाट विल आई डू, मैं लिखूंगा इसको m² - 13 + 1, so I can write this one as -1m - 13m, -1 - 13 will give me -14। मैंने सिर्फ 14 को -1 और -13 लिख दिया, जो मैं लिख सकता हूं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। +13 इज इक्वल टू 0, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। मैंने क्या किया है, मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट किया कि उसका एडिशन मुझे फिर से 14 दे रहा है, बट इट्स मल्टीप्लीकेशन इज गिविंग मी 13। वी ऑलवेज हैव टू स्प्लिट द मिडिल टर्म इन दिस वे। अब इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इन दोनों में से m कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा m - 1, इन दोनों में से m कॉमन ले लिया तो ये m² है, तो m बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा m - 1। यहां पे से -13 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहां पे भी बचेगा m - 1 इज इक्वल टू 0। एक चीज हमेशा ध्यान में रहे कि ये दोनों टर्म्स शुड ऑलवेज बी सेम। यहां पे आप +13 बाहर नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो -m + 1 हो जाएगा। दीज टू टर्म्स शुड ऑलवेज बी सेम, इसीलिए मैंने -13 लिया। अब मैं m - 1 दोनों टर्म्स में है, m - 1 को मैं कॉमन ले लेता हूं, m - 1, और यहां पे ये हो जाएगा m - 13 इज इक्वल टू 0। ये आ गए मेरे इसके फैक्टर्स। अब आई कैन राइट इट एज m - 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है मेरी m - 13 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। सो इससे मेरी m1 को अगर मैं वहां लेकर जाऊं तो मेरी वैल्यू आ रही है m इज इक्वल टू 1, और इसमें अगर मैं 13 को वहां लेकर जाऊं, सो आई विल गेट अ वैल्यू एज m इज इक्वल टू 13। सो m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 13 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस तरीके से मैं फैक्टराइजेशन को यूज करता हूं फाइंड आउट करने के लिए रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एक एग्जांपल देखते हैं सो एज टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। 3x² - x - 10, 3x² - x - 10 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां पे 3x² - x - 10, यहां पर m का कोएफिशिएंट कितना था 1, यहां पे सॉरी m² का कोएफिशिएंट कितना था 1, यहां पे x² का कोएफिशिएंट कितना है 3। अगर मेरी a की जो वैल्यू है, ऑब्वियसली x² का जो स्क्वायर की जो टर्म होती है उसका कोएफिशिएंट को हम a बोलते हैं। सो a की वैल्यू अगर 1 के अलावा कुछ होती है, यहां पर a की वैल्यू 1 थी तो मैं इस टर्म को स्प्लिट करके इसकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल लेके आया, लेकिन यहां पर मेरी इसकी कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है x² के कोएफिशिएंट की 3। सो मुझे x को ऐसे स्प्लिट करना है दैट
it should give me its addition और subtraction should give me x. अगेन मुझे फिर से माइनस एक्स मिल जाना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लीकेशन शुड गिव मी 3 इंटू 10. यहां पर भी बेसिकली वही चीज की थी हमने. यहाँ पे 1 है, सो 13 इंटू 1 कितना हो जाता है 13. सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है. सो 10 इंटू 3 कितना होता है 30. अगर मैं 30 को फैक्टराइज करूं तो मुझे मिलेगा 2 ज़ा 15 एंड देन 3 ज़ा 5 एंड देन 5 ज़ा 1. ये है हुआ 13 का फैक्टराइज 30 का फैक्टराइजेशन. 30 क्यों किया 3 इंटू 10. अब मुझे इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि अब कोई भी दो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. ये हो सकता है ये दोनों और ये, या ये दोनों और ये. हमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस चेक करने पड़ेंगे. 2 इंटू 3 कितना होता है 6. 6 और 5 कितना होता है 6 और 5 will give me 1. yes 6 minus 5 will give me 1. और 6 into 5 30 होता है, मतलब कि मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं. तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x को मैं लिख सकता हूं 6 और 5 में मैं लिख रहा हूं, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. मैंने x को माइनस 6x प्लस 5 लिखा है. माइनस एक्स प्लस 5 अगेन विल गिव मी माइनस एक्स. तो मैं बेसिकली इसी टर्म को एक अलग फॉर्म में लिख रहा हूं. इन दोनों में से अगर मैं 3x कॉमन लूं तो आई विल गेट 3x x माइनस 2 प्लस, अब मैंने क्या कहा था कि ये दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए. ये x माइनस 2 है तो ये भी हमेशा x माइनस 2 ही होना चाहिए. सो अब इन दोनों में मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, आई कैन टेक 5 कॉमन. 5 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दोनों ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब कि मैं सही कर रहा हूं. अब ये हो जाएगा x माइनस 2 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस 2 को दोनों टर्म से मैंने कॉमन ले लिया, बच गया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब ये इसके फैक्टर्स में डिवाइड हो चुका है. नाउ आई ओनली नीड टू इक्वेट बोथ द लीनियर इक्वेशंस विद 0. सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और इसको इक्वेट करूंगा. So 3x plus 5 is equal to 0. So इससे मेरे x की वैल्यू आ रही है x is equal to plus 2. क्यों माइनस 2 है, RHS में जाके plus 2. और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3x is equal to minus 5. ये 5 वहां जाएगा तो minus 5 हो जाएगा and x will be equal to minus 5 by 3. So these are the required values of x. So अब एक चीज देखी होगी आपने, क्वाड्रेटिक है तो हमें दो, जब हम लीनियर को किसी को भी सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x माइनस 1 is equal to 0 को सॉल्व कर रहा हूं तो मेरी डायरेक्टली x इज इक्वल टू 1 वैल्यू आएगी. लीनियर को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एक आंसर आता है, x की एक ही वैल्यू आती है. वेराज क्वाड्रेटिक को जब हम सॉल्व करते हैं तो वो हमेशा दो वैल्यूज के लिए उसे सेटिस्फाई कर रहा होता है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3y square minus 15 is equal to 15y. 3y square is equal to 15y. मैं 15 को इस तरफ ले सकता हूं. सो अब यूजुअली जब हम सॉल्व करते हैं व्हाट वी डू, हम ये y कैंसिल कर देते हैं. बट इन दिस वी कैन नॉट डू दिस. क्यों? क्योंकि उससे हम एक रूट को हटा दे रहे हैं. उससे मैं इसको लीनियर बना दूंगा और लीनियर बनाने के बाद ऑब्वियसली एक रूट कम हो जाएगा क्योंकि लीनियर का एक ही आंसर आता है. व्हाट हाउ मेनी आंसर्स डू आई नीड? 2. सो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 3y स्क्वायर माइनस 15y इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से अगर मैं 3y को कॉमन लेता हूं व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट 3y, क्योंकि दोनों में ये भी 3 से डिविजिबल है. आई विल गेट y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे दो इक्वेशंस में अगेन ये दो लीनियर इक्वेशंस में स्प्लिट हो चुका है. वन इज y माइनस 5 एंड अनदर वन इज 3y. सो आई कैन राइट इट एज 3y is equal to 0 and this one as y minus 5 is equal to 0. 3y is equal to 0 तो एक तो सिंपली है y is equal to 0. ये हुआ मेरा पहला रूट. दूसरा I can write this one as y is equal to 5. ये हुआ मेरा दूसरा रूट. तो इस तरीके से कभी अगर कोएफिशिएंट ना या कांस्टेंट टर्म ना दी गई हो तो हमें y को डायरेक्टली कॉमन हम ले सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट इज द ओनली टर्म जिसमें हमारा वेरिएबल नहीं होता है. अगर इस जैसे इसके अंदर वो कांस्टेंट वाली टर्म ही नहीं है तो हम डायरेक्टली वेरिएबल को कॉमन ले सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. x स्क्वायर इज इक्वल टू 3. x
स्क्वायर इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। मुझे एक फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मुझे चाहिए कि मैं इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करूं। हाउ कैन आई डू इट? मैं 3 को लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मुझे चाहिए 3 को मैंने रूट 3 किया और उसी का स्क्वायर कर दिया, तो ये अगेन 3 ही लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। सो दिस आई हैव बेसिकली रिटन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इजंट इट? सो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए क्या है मेरा एक्स, बी है मेरा रूट 3। सो एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। सो दोनों इक्वेशंस को अलग अलग मैं अगर इक्वेट करूं, आई विल गेट एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 एंड इससे मुझे मिलेगा एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3 और इसको सॉल्व करने के बाद मेरी वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू रूट 3। सो ये है मेरे प्लस 3 और माइनस रूट 3 है। प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 आर द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। चलते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 रूट 3 एक्स स्क्वायर, 6 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू रूट 3। अब मैं इस रूट 3 को अगेन इस तरफ लेके आऊंगा पहले RHS में। सो ये सॉरी LHS में ये हो जाएगा 6 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगी मेरी क्वाड्रेटिक। अगेन मैं मिडिल टर्म किसके, सच अ वे दैट इट्स मल्टीप्लीकेशन शुड बी इक्वल टू 6 रूट 3 इंटू 3। 6 रूट 3 इंटू 3 कितना होगा? 6 इंटू 3, 6 रूट 3 इंटू रूट 3। रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 विच विल गिव मी 18। तो ये मुझे देगा 18। अब मुझे 7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई भी दो टर्म में सच दैट इट्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड गिव मी 7 और इसका मल्टीप्लिकेशन शुड गिव मी 18। अब मैं 7 को किस तरीके से स्प्लिट कर सकता हूं? 7 कैन बी ओके, मैं 18 को स्प्लिट करता हूं। सबसे पहले 18 को फैक्टराइज अगर मैं करता हूं, आई विल गेट 2, आई विल गेट अगेन 9, 3 is 3, 3 is 1। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 3 2 is 6 और 3 मुझे 7 देता है? नहीं देता है। अगेन अगर मैं दूसरा कोई कॉम्बिनेशन देखूं 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 और 2 7 देता है? यस, 9 minus 2 gives me 7 और 9 इंटू 2 कितना होता है? 18। सो 9 और 2 विल बी माई फैक्टर्स। सॉरी, x को मैं 9 और 2 में स्प्लिट करूंगा। तो ये हो जाएगा 6 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9x, मुझे पॉजिटिव x चाहिए, एक पॉजिटिव 7x चाहिए, इसलिए मैंने प्लस 9 लिया है, माइनस 2x माइनस अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं। आई विल गेट 3x दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहां पे मुझे मिलेगा 2 और यहां पे एक्चुअली मैं रूट 3 भी कॉमन ले सकता हूं। तो 3 रूट 3 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो आई विल गेट यहां पर 2। क्यों? 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। तो ये हो जाएगा 6 रूट 3 x, यहां पे भी आएगा x, 3 रूट 3 x। तो ये हो जाएगा 6 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस यहां कितना बचेगा? यहां पर मेरे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 3। क्यों? क्योंकि 3 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 कितना होता है? 9। क्योंकि 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 हो जाएगा 3 इंटू 3 अगेन विल बी इक्वल टू 9। माइनस साइन अब इनमें से कॉमन लिया और ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट ऑफ
3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने यहां पर आई कुड हैव आल्सो टेकन 2 एज कॉमन। अगर मैं सिर्फ 3 कॉमन ले लेता 4 से, अगर मैं सिर्फ 3 कॉमन ले लेता, यहां पर आ जाता 2√3 x, अगर मैं 3x कॉमन ले लेता तो 2√3x प्लस 3x यही बच जाता। बट ये टर्म मैं यहां पर नहीं लेके आ पाता, यहां पर मेरे पास ऑलरेडी 2 इन माइनस कॉमन लेने के बाद 2 प्लस √3x ही आने वाला है, सॉरी 2x प्लस √3 ये टर्म ही आने वाली है। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये दोनों टर्म्स हमेशा सेम होनी चाहिए, सो इसीलिए मुझे यहां पर से 3√3 ही कॉमन लेना पड़ेगा। सो अब ताकि हम ये दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल कर सके। अब यहाँ पे इसका कुछ कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। टेकिंग 2x प्लस √3 कॉमन, आई विल गेट 3√3x, यहाँ कितना बचा है -1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगेन मैं अलग अलग 0 से इक्वेट करूंगा, ये हो जाएगा 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 3√3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू √3 को मैं अगर वहां लेके जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस ऑफ √3 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ये 3√3 जाएगा डिनोमिनेटर में और 1 जाएगा पहले RHS में, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3√3 डिनोमिनेटर में 3√3। So these are the required factors or the roots of this equation.